हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का चैप्टर नंबर 5। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। जो चैप्टर का नेम है आपके पास हुआ है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मैं यहाँ पे जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा होता है या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बताया हुआ है इसमें, इफ़ a rule or set of rule be given by the means of which it is possible to find one or more values of w किस फॉर्म का है, u प्लस आइटा v फॉर्म का, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z किस फॉर्म का, x प्लस आइटा y फॉर्म का, इन अ सर्टेन डोमेन d जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो हमारी डोमेन है। ठीक है, then w is said to be complex function of z on d। कि क्या बताया इन्होंने कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के लिए w फाइंड आउट कर पाते हैं, वो चाहे एक वैल्यू मिले हमें उसकी w की या फिर कई सारे w मिले, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। तो हम w को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ z लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें हमें क्या बताया, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ z there corresponds one and only one value of w, then w is single valued, otherwise it is multi valued। यानी कि z की हमें हर एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही ऐसा w मिले, मतलब सिर्फ एक ही w मिले कि z की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग w में एक वैल्यू मिले, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल वैल्यूड होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, मल्टी वैल्यूड होगा। एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पर w को ले लेती हूँ 1/z, प्रोवाइडेड z नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कैसा होगा, हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग w की भी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, इस टाइप से अगर मैं ले रही हूँ w इक्वल टू √z, तो ये कैसा होगा, हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे हमारे पास लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिमिट क्या होती है, रियल में पढ़ चुके हो आप, ये सेम वैसी डेफिनेशन है, बस यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखो, let w equal to fz be any complex function defined in bounded and closed domain। फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन D में। ठीक है, वी से दैट fz अप्रोचेस टू L एज z अप्रोचेस टू z नोट अलोंग एनी पाथ इन D, किसी भी पाथ से जाए वो। ठीक है, इफ टू ईच पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that fz minus L more less than epsilon whenever this condition hold। तो हमारे पास L जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। आप देखो सम अप करके कि इन्होंने क्या बोला है कि जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन होना चाहिए बाउंडेड और क्लोज डोमेन में। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, z जो है वो z नोट पे जा रहा है किसी भी पाथ के अलोंग। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे जेड पॉइंट है आपकी डोमेन के अंदर, ये यहाँ पे मैं जेड नोट ले रही हूँ। ठीक है, अब ये जेड इस जेड नोट पे ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ये किसी भी पाथ के अलोंग यहाँ पे जाए, तो जो एफ ऑफ जेड है वो एल पे ही जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये चाहे कैसे भी मूव करे। तो अगर ऐसे कंडीशन हमारे पास होल्ड होगी तो L क्या बनेगी, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसको यहाँ पे सोल्व करके लिखा हुआ है कि जब हम मोड को सोल्व करते हैं तो किसके बीच में वैल्यू लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, फिर L को ऐड कर दिया, तो इस टाइप से कंडीशन बनेगी। सेम यहाँ पे करके दिखाए। दूसरी क्या फॉर्म होती है इसकी, कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नोट एफ ऑफ जेड क्या आनी चाहिए, L आनी चाहिए। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड में एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ आपको। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है हमने। ये फंक्शन दिया हुआ है, जो z है वो अप्रोच कर रहा है 2+3 आइटा पे, और उन्होंने बोला कि लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए 2+11 आइटा। तो हम अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगाते हैं कि हमें किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फाइंड करना है डेल्टा। ध्यान रखना, एप्सिलॉन हम यहाँ पे लेके चलते हैं और डेल्टा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें उस टाइप से डेल्टा मिल जाता है, ठीक है, जो इस टाइप की कंडीशन को होल्ड कर दे, तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, कंडीशन होल्ड हो जाती है। देखो यहाँ पे अब
ये मैंने वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगाई है। हम क्या करते थे वहाँ पे कि एफ ऑफ जेड माइनस एल मोड क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। एफ ऑफ जेड माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस जेड नोट मोड लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन है हमारे पास, तो यही लिखा है एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जीरो ग्रेटर देन जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब हम ये वैल्यू उठा के चल रहे हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ से इसको रीअरेंज कर लिया कि इस x को इस 2 के साथ पेयर अप किया, क्या बनेगा x माइनस 2। अब आयटा आयटा वाले बचे हैं, ये क्या बनेगा आयटा x, और इसको 11 आयटों को क्या लिखा है 2 आयटा प्लस 9 आयटा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, x को इस 2 आयटा के साथ पेयर अप किया तो ये टर्म बनेगी, बाकी बची हुई टर्म ये है। अब क्या किया हुआ है, मोड को अलग अलग टर्म पे अप्लाई किया। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स में कि Z1 प्लस Z2 मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 मोड प्लस Z2 मोड। ठीक है, और आयटा का मोड क्या होता है 1 होता है, तो उसका यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 2, आयटा का मोड 1 x माइनस 2, यहाँ पे भी आयटा मोड 1, सॉरी यहाँ पे आयटा का मोड 1 और बाकी क्या बचेगा x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 9 को ओपन करके लिखा है y माइनस 3 y प्लस 3। अब इसको ऐड करके इस फॉर्म में लिख दिया, और ये टर्म हमारे पास क्या थी लेस देन एप्सिलॉन थी, तो इसकी वैल्यू ये बनी है, तो ये भी क्या हो जाएगी लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने किसकी कंडीशन निकालनी है, डेल्टा की कंडीशन निकालनी है, तो वो कहाँ से बनेगी, इस एप्सिलॉन की हेल्प से बनेगी। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि इस वैल्यू को मैं क्या ले रही हूँ, ये है हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 से लेस, ये भी क्या है एप्सिलॉन बाई 2 से लेस, तभी तो टोटल होके किससे लेस बनेगी, एप्सिलॉन से लेस बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। दो टर्म का सम हमने क्या लिखा लेस देन एप्सिलॉन लिखा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये भी किससे लेस रही होगी एप्सिलॉन बाई 2 से, ये भी किससे लेस रही होगी एप्सिलॉन बाई 2 से, तो कंबाइन होकर ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा बना है हमारे पास। हो सकता है कि रेशो अलग हो जाए थोड़ी, कि सम करके बाद में एप्सिलॉन बन गया, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हाफ हाफ ही था। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी फर्स्ट वाले पार्ट से x माइनस 2 मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 4। अब यहाँ से निकालते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास। y माइनस 3 को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया लेस देन 1 पे। हम बहुत स्मॉल नंबर से लेस लेके चल रहे हैं इसको, एप्सिलॉन हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी स्मॉल नंबर होता है, तो मैंने इसको जानबूझ के इस टाइप से लेस की है कि हमारे पास ये कैलकुलेशन में भी थोड़ा ईजी रहे। ठीक है, और दूसरा कि वो वैल्यू जो है वो स्मॉल भी रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से अज्यूम करके चल रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं कि हम इसको लेस देन 1 रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब इसको लेस देन 1 रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इस टर्म को उठा के चल रहे हैं। y प्लस 3 मोड को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -3 + 3 करके। अब y माइनस 3 को किस पे रेस्ट्रिक्ट किया था 1 पे, तो यहाँ पे आप 1 रखोगे तो ये वाली टर्म किससे लेस हो जाएगी 7 से लेस हो जाएगी। अब जब अगर हम इसको कंबाइन करके देखें तो y माइनस 3 मोड किससे लेस हो जाएगा हमारा मिनिमम ऑफ 1 एप्सिलॉन बाई 14 से लेस लेके चल रहे हैं हम। वो क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लेके आना है एप्सिलॉन बाई 2। अब आप यहाँ से रख के देखो y माइनस 3 y प्लस 3। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ से क्या बनेगा एप्सिलॉन बाई 14 बनेगा, और ये किससे लेस थी टर्म, ये वाली टर्म इसकी ये लेस बनी है एप्सिलॉन बाई 14 से, और ये किससे लेस बनी थी 7 से। तो कंबाइन करके जो प्रोडक्ट है वो किससे लेस आएगा एप्सिलॉन बाई 2 से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये भी बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास कंबाइन कर दिया दोनों कंडीशन को। ठीक है, यही हमारे पास ऊपर बना था, यहाँ से हमारे पास ये बना था। कंबाइन करें तो हमें डेल्टा क्या लेके चलना होगा मिनिमम ऑफ 1 एप्सिलॉन बाई 14। अगर आप ऐसा लेके चलोगे तो ये जो है आपकी कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो जाएगी, और ये आपके पास क्या बनेगी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन w equal to fz defined in bounded and closed domain D is said to be continuous at z equal to z naught of D. If for epsilon greater than 0, we can find delta greater than 0 such that fz minus fz naught less than epsilon whenever z minus z naught mod less than delta.
सेम वैसे इसी डेफिनेशन है जैसे हमारे पास लिमिट की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या काम करता है, कोई नंबर नहीं आ रहा है, लिमिट हमारे पास कोई नंबर होती है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जेड इक्वल टू जेड नॉट पॉइंट पे, तो वो क्या होती है कि अगर फंक्शन में हम जेड रख के माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड नोट से माइनस करें, और अगर वो लेस देन एप्सिलॉन है तो जेड माइनस जेड नोट क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास वही सेम कि एप्सिलॉन हम लेके चलते हैं और हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डेल्टा को उस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग, उसकी जैसी चॉइस हो वैसे। दूसरी फॉर्म कैसे लिख सकते हैं इसको, जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट आना चाहिए, यानी कि जो हम लिमिट जिस पे अप्रोच करा रहे हैं फंक्शन की उस पर हमें वैल्यू के इक्वल मिल जाए अगर, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। इसके बाद इसमें एक नोट है कि अगर हमारे पास एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका जो सम है, वो जो डिफरेंस है, वो जो प्रोडक्ट है वो, और कोशेंट भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी आपकी वैल्यू डिफाइन होती है। अदरवाइज़ अगर हम इस पर ये कंडीशन ना लगाए तो ये फंक्शन, ये वैल्यू ही डिफाइन नहीं होगी, तो हम उस पर कंटिन्यूटी की तो क्या बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो अगर कंटिन्यूस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट सब क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, उसको हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कब कहेंगे, डोमेन डी में। इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। दिस इज़ द मेन लाइन जो आपको ध्यान रखनी है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली सच दैट द इनइक्वालिटी होल्ड फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू डी फॉर विच z1 माइनस z2 लेस देन डी। अब आप इस डेफिनेशन को कंपेयर करो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के साथ, सब कुछ सेम लिखा हुआ है, वहाँ पे यहाँ पे पॉइंट जेड नोट था, बाकी सेम है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बात का फ़र्क है जो कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को अलग करता है, कि वहाँ पे जो आपका डेल्टा होता है वो आपका जो ये पॉइंट होता है ना जेड नोट, इस पॉइंट पे भी, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पे भी और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, तभी हमने लिखा होल्ड फॉर ऑल z1 z2, ठीक है, कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो सभी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो, किसी पर्टिकुलर z1 z2 z0 के लिए ना हो, ठीक है। वहाँ पे हमने ऐसे कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, वहाँ पे हम सिर्फ ये और ये लेके चले थे, क्योंकि वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करते हैं। यहाँ पे हम पूरे को पूरे डोमेन में जितने पॉइंट है ना सबके लिए बात कर रहे हैं, कि अगर कंडीशन बने तो सबके लिए बने, तो जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, उससे पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि कंटिन्यूटी में पॉइंट पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास रिजल्ट है कि अगर कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ओपन डोमेन डी में, तो वो कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इम्प्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन में, तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट इन पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं हम। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है 1 बाई जेड इफ़ जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इन्फिनिटी इफ जेड इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। हमें क्या शो करना है कि कंटिन्यूस है इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है आप लोगों के पास, सी यूनियन इन्फिनिटी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्फिनिटी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, फंक्शन लेके चल रहे हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट ही आएगी। इसको क्या लेके चलना है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस कंडीशन होल्ड, ठीक है। अब ये आपकी कब होल्ड करेगी, अगर ये वाली वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए, एप्सिलॉन से। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एलसीएम ले लो, कितना बनेगा, जेड नोट माइनस जेड, चेंज कर दो, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोड लगा हुआ है, ठीक है। मोड को ऊपर नीचे अलग अप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, जेड जेड नोट मोड, इन्होंने अलग अलग करके लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी होती है z1 z2 मोड इक्वल होता है z1 मोड z2 मोड के, ठीक है। तो आप इनको कंबाइन करके लिख रहे हो या अलग करके लिख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम ऐसे जैसे लास्ट एग्जांपल में कर रहे थे, इस वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया,
जेड माइनस जेड नोट का हमने क्या कर दिया, अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया लेस देन 1 पे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, ये वैल्यू तो लेस देन होगी 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय में जेड जेड नोट बनेगा। यहाँ पे क्या किया हुआ है, जेड नोट स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से रीअरेंज करके लिखा है। अब ये वैल्यू किससे लेस होगी आपकी, यहाँ पे मोड अप्लाई कर दिया और एक माइनस लगाया, वैल्यू सेम वही है, सिर्फ पहले तो हम मोड को अलग अलग कर दिया, फिर मोड अप्लाई करके यहाँ पे एक माइनस लगाया। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास रिजल्ट होता है Z1 प्लस Z2 मोड लेस देन इक्वल टू Z1 मोड प्लस Z2 मोड। अगर मैं इस Z1 को माइनस ऑफ Z1 भी कर दूँ यहाँ पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोड है, मोड की वजह से अगर मैं इसको प्लस लिखना चाहूँ माइनस लिखना चाहूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। इन्होंने सिर्फ फॉर्म हमें जो बनानी है उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जेड नोट को कॉमन लिया था तो क्या बना था हमारे पास, जेड माइनस जेड नोट मोड बना था, और हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया 1 पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो 1। यहाँ पे अगर हम 1 रख दे तो हमारे पास ये बचेगा सिर्फ, ये देखो सेम यही वैल्यू है जेड नोट मोड स्क्वायर माइनस जेड नोट मोड, ठीक है, डबल मोड बना हुआ है। अब यहाँ से क्या करो, जेड नोट मोड को कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा 1 माइनस जेड नोट मोड। अब इस वैल्यू को क्या कर देते हैं हम, ये वैल्यू क्या थी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन थी, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम डेल्टा को चूज़ कर ले मिनिमम ऑफ 1 कोमा जेड नोट 1 माइनस जेड नोट इंटू एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हम डेल्टा ऐसा चूज़ कर लेंगे यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। हमने क्या करना था फंक्शन को कंटिन्यूस शो करने के लिए कि हमारे पास एप्सिलॉन के लिए हमें कोई डेल्टा मिल जाए ऐसा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेल्टा मिल गया कि अगर हम डेल्टा इन दोनों टर्म्स का मिनिमम चूज़ कर ले तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें ऐसा डेल्टा मिल गया तो फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है यूनिट डिस्क में, वही सेम एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए फाइंड करना है डेल्टा ग्रेटर दैन 0, एफ जेड माइनस जेड एफ ऑफ जेड नोट क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको क्या लेके चल रहा है, लेस देन एप्सिलॉन। डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन पे सिर्फ। यहाँ पे देखो हमारा डेल्टा पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा था, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब जो यहाँ पे हम डेल्टा निकाल लेंगे वो आप देखोगे कि वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, तो जो डेल्टा है वो पॉइंट पे भी डिपेंड है उसकी वैल्यू, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन में बोला था। ये वैल्यू है, इसको कैसे लिख सकते हो, जेड प्लस जेड नोट जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। अब ये प्लस वाले पे प्रॉपर्टी लगा दो वापस से, क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू को साइन आएगा जेड मोड जेड नोट मोड। अब कहाँ से पॉइंट ले रहे हैं हम, यूनिट डिस्क से, यानी कि जेड मोड किससे लेस है 1 से, तो यहाँ से क्या कर दो लेस देन 1 वाली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस में ये भी पॉइंट डोमेन से ही है तो यहाँ पे भी 1, तो क्या बनेगा 1 + 1 2, तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। अब डेल्टा को अगर मैं क्या ले लूँ, अब साइलेंट बाय 2 कंसीडर कर लूँ, ये वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, देखो 2 जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन जेड माइनस जेड नोट मोड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और इस एप्सिलॉन बाय 2 को नाम दे दो डेल्टा, तो ये कंडीशन बन रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा क्या बनेगा हमारा, एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, जेड माइनस जेड नोट किससे लेस हो जाएगा, डेल्टा से, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर हम ये लेके चलेंगे तो ये हमें इस वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ से फंक्शन, यहाँ से देखो डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड आ रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे यूसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिस्कस करेंगे, ओके।